नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, भारत ऑफिशियली जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ माननीय बीवी सुब्रमण्यम ने 24 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी समस्त देशवासियों को दी है। उन्होंने आगे बताया कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो 2 से 3 सालों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, निश्चित ही यह भारतवासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल है। पिछले 10 वर्षों में 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक की यात्रा जो है, वह अत्यधिक इंस्पिरेशनल है। इसके पीछे सरकार की नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसी और टैक्स रिफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। दोस्तों, अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या केवल बड़ी इकोनॉमी जो पैमाना है, उसे आइसोलेशन में देखना ठीक है? क्या भारत की इकोनॉमी को जापान से कंपेयर करना उचित है? आम जन की बेहतरी के लिए क्या बड़ी इकोनॉमी मायने रखती है या प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है? दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की उम्मीद तो जता रहा है, परंतु उसके आगे की राह क्या होगी? क्योंकि यहाँ से जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अंतर है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका जिसकी जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना जिसकी 19 ट्रिलियन डॉलर की है, इसमें और तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। जिस 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 खाई को पाटना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा पर बहुत ज़्यादा मुश्किल। दोस्तों, अभी फोकस करते हैं जीडीपी टू पर कैपिटा इनकम पर, यानी प्रति व्यक्ति आय पर। आप देख सकते हैं जहां जापान और भारत की जीडीपी तो लगभग बराबर हो गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान 12 गुना आगे है। यानी यदि भारत का एक व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो वहीं जापान का एक व्यक्ति 12 रुपया कमाता है। चूंकि भारत की जनसंख्या जापान से बहुत अधिक है, अतः प्रति व्यक्ति आय यदि जीडीपी में अधिक लोगों में बटेगी, इसलिए पर कैपिटा इनकम घट जाएगी। यदि जीडीपी और जनसंख्या और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत की तुलना चाइना से करना ज़्यादा उचित है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का बज़ बना हुआ है, क्या ये सब दिखावा है? तो मैं आपको बता दूं मित्रों, जी नहीं, ये दिखावा बिल्कुल नहीं है, ये 100% सत्य है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों ही एक इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जिनका कि अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। मैं आपको समझाता हूँ कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कैसे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये देशवासियों के जीवन में किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, बड़ी जीडीपी यानी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी व्यापक और मजबूत है। ये भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आगे अट्रैक्ट करेगा। बड़ी जीडीपी का मतलब है कि द कंट्री हैव मोर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। It shows that the government has enough revenue generating mechanism so that it can invest in road, rail and health and education. बड़ी अर्थव्यवस्था दिखाती है कि भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं, जिससे कि वो अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर सकता है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर और स्टार्टअप्स का विस्तार होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। भारत में जैसे कि आपने देखा ही होगा, आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड में, यानी वैश्विक प्रभाव इसका क्या होगा। बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को वैश्विक मंच पर अधिक शक्ति प्रदान करती है। मतलब वैश्विक मंच पर भारत एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकता है, जिससे कि व्यापार, निवेश एवं कूटनीतिक रिश्तों में फायदा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की। यदि आप टोटल जीडीपी में जनसंख्या का भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। यदि 4.167 ट्रिलियन में 145 करोड़ का भाग देंगे तो आपको 2.88 लाख यानी कि 2.8 लाख प्रति व्यक्ति आय भारत की निकल कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के क्या मायने हैं, ये आपको एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। पहला तो ये है कि बेहतर जीवन स्तर, यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा होगी देशवासियों की तो वो एक बेटर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सीधा संबंध बेहतर भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से है। एक शिक्षित व्यक्ति यानी एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो जीडीपी में अपना अधिक योगदान दे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है परचेसिंग पावर। यदि प्रति व्यक्ति आय से लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ने से, यानी जब लोगों के पास हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो वो अत्यधिक खर्च करेंगे, और जिससे कि इकोनॉमी में पैसे का रोटेशन, मनी रोटेशन बढ़ेगा। मनी रोटेशन बढ़ने से अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा।
वहीं सरकारें सोशल सिक्योरिटी, फ्री इलाज, अच्छी शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगी, बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हुई है। 2013-14 में पर कैपिटा इनकम $1438 थी, जो कि बढ़कर अब 2025 में $1280 हो गई है। सॉरी, $2880 हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि 10 सालों में जनसंख्या 100% नहीं बढ़ी है, जबकि पर कैपिटा इनकम भी भारत की 100% से अधिक बढ़ चुकी है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि जापान में और भारत में पर कैपिटा इनकम में यानी प्रति व्यक्ति आय में इतना अंतर कैसे है, जबकि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग लगभग समान नंबर पर पहुंच चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, जापान एक विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां हाई प्रोडक्टिविटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मैच्योर इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर उपलब्ध है। भारत अभी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां कृषि और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का योगदान ज़्यादा बड़ा है, और प्रति व्यक्ति जो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू जापान अभी कम है। बात करें तो इकोनॉमिक इनकम में डिस्पैरिटी की, तो मैं आपको बता दूं एक शॉकिंग, एक स्तब्ध कर देने वाला डेटा आपको बता दूं कि भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास ही 41% संपत्ति है। यानी कि 41% जो दौलत देश की है, वो टॉप के जो 1% लोग हैं उनके पास है, जबकि जो लास्ट के 50% लोग हैं उनके पास केवल 3% दौलत है, यानी 3% रिसोर्सेज, या आप कहें 3% पैसा है। इससे प्रति व्यक्ति आय का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, अब बात करें जनसंख्या के अंतर की, तो भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ को टच करने वाली है, जबकि जापान की जनसंख्या महज 12 करोड़ है। आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ 12 करोड़ लोगों के पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कहाँ 150 करोड़ लोगों के पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो प्रति व्यक्ति आय का अंतर यहीं से साफ-साफ समझ में आ जाएगा आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ज़ीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत द्वारा पॉइंट आउट किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की, जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज़ीरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामत ने भारत को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर एक बहुत ही संभली हुई और संतुलित टिप्पणी की है। उन्होंने सभी देशवासियों को आगाह किया है कि केवल ऊपरी आंकड़ों पर ध्यान ना दें, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी लंबी अवधि के सुधारों, जैसे कि एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और आर-एन-डी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। वो आगे कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं। कामत की यह टिप्पणी उस समय आई है दोस्तों, जब भारत की तेज आर्थिक प्रगति को अक्सर केवल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के आकार के आधार पर आंका जाता है। लेकिन कामत ने चेतावनी दी है कि ऐसी तुलना असल समस्याओं को छुपा देती हैं। वो आगे लिखते हैं कि जब आप प्रोडक्टिविटी, श्रम भागीदारी और आर-एन-डी जैसे महत्वपूर्ण मानकों को देखते हैं, तो समझ में आता है कि अभी एक बहुत लंबा समय तय करना बाकी है। वो आगे लिखते हैं कि भारत अपनी जीडीपी का महज 0.7% ही आर-एन-डी यानी कि रिसर्च और अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि जापान 3.4%, चाइना 2.4%, दक्षिण कोरिया 4.8%, सबसे ज़्यादा इजराइल 6.6% अपनी जीडीपी का आर-एन-डी पर खर्च करता है। भारत की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही लगातार है, जो है वो है कि आर-एन-डी में कम निवेश। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्राइवेट पार्टनर्स यानी प्राइवेट निजी क्षेत्र को भी इसमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है। वो आगे कहते हैं कि एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड यानी विखंडित होते विश्व और एआई जैसे अनिश्चित भविष्य में विकास जारी रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि हम वो पुराने तरीकों को आजमा सकते। इसके आगे वे जीईआरडी के कुछ 2020 के डेटा को दिखाते हुए तुलना करने के लिए कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर में भारत दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा हुआ है। वो आगे कहते हैं कि भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में आर-एन-डी निवेश में तो प्रगति की है, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी अब भी सीमित है। कामत ने जोर देकर कहा कि निजी क्षेत्र को विज्ञान और तकनीकी में निवेश बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा और अनुसंधान यानी आर-एन-डी में सार्थक निवेश नहीं किया गया, तो भारत न केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं खो देगा, बल्कि जो भारत की पॉपुलेशन है उसका भी फायदा उठाने से चूक जाएगा। जब तक हम एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं बनाते जहां शिक्षा और आर-एन-डी यानी एजुकेशन एंड आर-एन-डी में निवेश नहीं होता, तब तक लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ की कल्पना नहीं की जा सकती है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द सोशल डेस्क के साथ। फॉर मोर इनसाइट्स इनटू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिसिस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, द